कोई भी मुल्क विदाउट इंटेलिजेंस बेस्ड कैलकुलेशन किए हुए इतना बड़ा गैम्बल नहीं कर सकता कि वो अटैक कर दे। इस वक्त इंडिया अगर देखें तो साउथ एशिया में रेलीगेट हो चुका है। वाई? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं महनूर राहत। में 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को मनवाया है, जिसमें पाकिस्तान विनर और भारत लूजर के तौर पर उभरा है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सेकेंड फेज की बातें हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, क्या सच्चाई है इसमें कि इंडियन मीडिया में भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से आप? थैंक यू वेरी मच मानूर। एक्चुअली किसी लाइकली वार का तजिया करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप वो फैक्टर, वो आमिल देखते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि क्या कोई मुल्क इस वक्त किसी के खिलाफ अग्रेशन या अटैक करने की पोजीशन में है या नहीं है। हम इस फैक्टर एनालिसिस को कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं। ये एक रैशनल कैलकुलेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि कोई भी मुल्क विदाउट इंटेलिजेंस बेस्ड कैलकुलेशन किए हुए इतना बड़ा गैम्बल नहीं कर सकता कि वो अटैक कर दे। अगर हम इस वक्त इंडिया के तौर पर इंडिया में बैठकर इंडिया की पोजीशन को समझने की कोशिश करें, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करें उसके एनवायरनमेंट का, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तब हम फैसला कर पाएंगे कि वो शायद इस पोजीशन में नहीं है। मसलन अमूमन कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कि फेलियर्स आर नॉट रीइंफोर्स्ड। तो फेज 1 जो था ऑपरेशन संदूर, मई 7 से लेकर मई 10 तक जो हुआ है, वो तो क्लियर कट एक फेलियर था इंडियन साइड पे, जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में बताया है। तो क्या इंडिया उस फेलियर को रीइंफोर्स करेगा, अपने मजीद रिसोर्सेज, मजीद एसेट उसमें झोंकेगा कि नहीं? क्या चांस है उसके लिए? देखें, अगर उसने रिन्यू करना है अपने ऑपरेशन को, तो उसके लिए कुछ फैक्टर हैं जो देखने की जरूरत है कि क्या उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी पहले से इंप्रूव हुई है। पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट में और इवन ईरान इसराइल ईरान अमेरिकन कन्फ्लिक्ट में एक तो बात वाज़ेह हो गई है कि आइंदा जो भी जंग होगी वो प्रोसीड करेगी थ्रू एयर पावर एंड मिसाइल वारफेयर। क्या इस दोनों में इंडिया पाकिस्तान से अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने में कामयाब हुआ है इस पूरे 1.5 महीने के टाइम में? मुझे नहीं लगता। क्यों? इंडिया ने अपनी इन्वेंट्री में कोई नए एयरक्राफ्ट नहीं लाए। इंडिया ने इस 1.5 महीने में कोई, हमने नहीं सुना कि उसने कोई एयर की ट्रेनिंग की हो, एयर एक्सरसाइज की हो, जिसमें उसके पायलट्स जो हैं उनकी कोई कैपेबिलिटी को या उसकी एबिलिटी या स्किल्स को मजीद इंप्रूव किया हो। हमने ये नहीं देखा कि इंडिया ने कोई साइबर वारफेयर या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कोई इंडक्शन की हो। यह हमें नजर नहीं आ रहा। जबकि 6 मई की अगर लड़ाई देखें हम, संदूर 1 की, संदूर ऑपरेशन जो हुआ था 6-7 मई की रात को, उसमें बेसिकली पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान ने, उसकी एयर ने वो जंग जीती किस तरीके से? एयर बैटल जिसे आप कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR डॉग फाइट जो जहाजों की हुई है, वो बेसिकली स्किलफुल यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए से जीती है उन्होंने। अपने साइबर वारफेयर, अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और अपने स्पेस की बेस्ट लिंकेज के जरिए से उन्होंने इंडिया को आउट परफॉर्म कर दिया है, जिससे ना सिर्फ उनके 6 जहाज मारे गए, बाकी भी नेगेटिव इंपैक्ट के साथ वहां से भागे। दिस इज वन। क्या उस सिचुएशन में चेंज हुआ है? नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी एयर वार में बेसिकली 4-5 फैक्टर होते हैं जिसको एनालिसिस में देखा जाता है कि एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी कितनी है, वो वही है जो पहले थी इंडिया की। क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है, वो भी ऑलमोस्ट वही है जो पहले थी। उसके वही SU-30 हैं, उसके वही राफेल हैं, और हमारे वही J-10 हैं या हमारा J-17 है, सो ऑन। उसकी क्वालिटी ऑफ पायलट इनहांस हुई है, मेरे ख्याल में वो भी वही है जो उस दिन थी। बल्कि नया फैक्टर जो है उसके बाद का, वो है मोरल ऑफ पायलट्स, मोरल ऑफ फोर्सेस। हमारी फौज का, हमारे एयरफोर्स का, हमारे ग्राउंड फोर्सेस का, ट्रुप्स का मोरल बहुत हाई हो चुका है।
क्योंकि दे हैव बीन emerged एज ए विनर, जिसको दुनिया ने माना है। और उसके मुकाबले में जो इंडियन फोर्स है उसका मोरल डाउन है, बिकॉज दे हैव बीन emerged एज ए लूजर इन दैट बैटल, डिस्पाइट हैविंग 3 टाइम मोर उनकी स्ट्रेंथ थी, इसके बावजूद भी। नंबर 2, फौज लड़ा करती है अवाम की ताकत से, अवाम के मोराल से, जज्बे से। मई वार से पहले पाकिस्तान नेगेटिव साइड पे था। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रगल हो रही थी अपने रिवाइवल के लिए, पाकिस्तान के अंदर सोशल प्रोलिफरेशन थी। लेकिन मई वार ने हमें यूनाइट कर दिया है, हमारी सोसाइटी में सोशल कोहेजन लेके आई है, और हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल जो पहले हो रही थी उसको में एक्सेलरेशन आई है। बहुत से नए मुआहदे में, बहुत से नई पॉजिटिव साइड के हमारी एग्रीमेंट हो गए हैं इकोनॉमिक में, जबकि इंडिया उसके मुकाबले में नेगेटिव साइड पे मजीद गया है, क्योंकि उसके अवाम का मोरल डाउन हुआ है, बिकॉज एज ए लूजर पूरी दुनिया उन्हें कह रही है। अब उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत ने जिसने फैसला किया था, उसका जो बेसिक एक थीसिस था, जिसके जो इलेक्शन में जाना चाहती, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान को पनिश करके अपने आप को विक्टर के तौर पर ले जाना चाहती थी, वो इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकी। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के अंदर मजहबी मुनाफरत बढ़ा रहे हैं, मजहब को बेच रहे हैं। मतलब उनके अंदर वो फतह का वो मोटिवेशन नहीं है जो उन्होंने हासिल करनी थी, वो लूजर के तौर पर जा रहे हैं आज। अभी कल परसों जो उनका मैं देख रहा था, जो उनका तमिलनाडु में एक बीजेपी की एक वो हो रही थी गैदरिंग, उसमें उन्होंने अपने मुर्गान जो उनका देवता है, जिसे जंग का देवता कहते हैं, उसकी बहुत बड़ा ढांचा लगाया हुआ था, पब्लिक को इंप्रेशन देने के लिए कि हम अपने नई जंग में इस देवता के साथ जाएंगे। ये मिथोलॉजी है उनकी। सो उनके पास फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ नहीं रहा, वो इस ताकत के जा रहे हैं। उसके अलावा उनकी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई इंप्रूव नहीं हुआ, बल्कि और डाउन हुआ है उसकी नस्बत। स्पेशली ईरान इराक वार में जो थोड़ा बहुत ईरान से या किसी और हमदर्दी थी, वो भी लूज कर चुके हैं। इंडिया इस वक्त नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बजाय एक रेलीगेटेड प्लेयर के तौर पर साउथ एशिया में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता उसके अंदर इस वक्त किसी भी कैलकुलेशन में ये रैशनल फैसला करने की तरफ हो जाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम करें। अगर वो ये करते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी इंसेप्शन से लेकर अब तक का सबसे गलत फैसला होगा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो भारतीय मीडिया और मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर सेकंड का जो हवाला दे रहे हैं, सीज फायर के बाद लगता है कि मतलब पूरी दुनिया में अमन का जो अमन आ चुका था ना भारत और इंडिया के हवाले से, तो क्या समझते हैं ये इनका जो नया ये ऑपरेशन सिंदूर सेकंड का प्रोपेगेंडा है, ये कोई मिलिट्री या हाइब्रिड ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखो जी, बात यह है कि अगर वो करते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि उनका बहुत गलत फैसला होगा, इर्रेशनल मिसकैलकुलेशन होगी। मिसकैलकुलेशन पहले भी थी, अभी उससे बढ़ के होंगे, क्योंकि एक लेसन उनको ताज़ा मिला 2 महीने पहले का, 1.5 महीने का। उस लेसन से भी अगर नहीं सीखते तो वो दे विल बी डूम्ड। क्यों? देखिए, 2 चीजें। जो मई की वार हुई उस वक्त पाकिस्तान एनसर्कल्ड था, पाकिस्तान एनसर्कल्ड पोजीशन में लड़ा है। मसलन पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट जो था वो इंडियन को सामने फेस कर रहा था, इंडियन अपना थ्रस्ट हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे ला रहे थे, जबकि इंडियन अपनी प्रॉक्सी के जरिए से हमें केपी में और बलूचिस्तान में उन्होंने एंगेज किया हुआ था। हमारी जो फोर्सेस बलूचिस्तान में डिप्लॉयड थी एक कोर, और एक कोर जो हमारी डिप्लॉयड थी केपी में, वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वहां से निकलकर ईस्टर्न फ्रंट की तरफ डिप्लॉय हो सके, इनको हमारी अपनी फौज को रीइंफोर्स कर सके, क्योंकि इन्होंने उनको टाई कर दिया था। और उसमें आपने देखा होगा कि 5-6 मई को पहली दफा कुछ 70 के 75 जो खवारिज थे वो वजीरिस्तान के करीब एंट्री करते हुए मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ फुल फ्लेज उन्होंने एक्सेलरेशन दी हुई थी। और यही आप देखें, जाफर ट्रेन के बाद काफी सर्ज आई थी बलोच जो सेपरेटिस्ट है उनके बीएलए वगैरह के ऑपरेशन में। तो लेकिन अब क्या पोजीशन है? 1.5 महीने के बाद, ईरान की वार के बाद, एक तो बलूचिस्तान के अंदर वो खतरा, वो प्रॉक्सी अपनी मौत मर रही है। वो बहुत से लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और बाकी जो हैं वो उनके हम पीछे हैं, दे आर हाइडिंग देमसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, जो 23 मई को पिछले ऑपरेशन के बाद 23 मई को
चाइना के अंदर चाइनी फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर जो एक नया अपनी विलिंगनेस शो की है कि हम अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट को रिज्यूम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, और उसके बाद हमारे डिप्लोमेटिक चैनल भी खुले हैं आपस में अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के अंदर जो खवारिज की है उनकी वो पैट्रोनेज कम हो गई है। यानी कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के लिए जो प्रॉक्सी, इंडियन प्रॉक्सीज हैं, उनके लिए ना ईरान सेफ है बन रहा है, ना अफगानिस्तान सेफ है बन रहा है। अब हमारा फुल फोकस क्या है? इंडिया की तरफ होगा। तो इंडिया हमें फुल सामने देख के लड़ेगा। वो क्या इस पोजीशन में होगा? नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त इंडिया अगर देखें तो साउथ एशिया में रेलीगेट हो चुका है। वाई? आपको याद होगा चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर सार्क का इजलास होना था। इंडिया ने इतनी डोमिनेंस थी कि उसने अपनी बाकी जो स्टेट्स हैं, नेबर्स हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, उनको कहा कि पाकिस्तान नहीं जाना। कोई भी पाकिस्तान नहीं आया और पाकिस्तान में सार्क का इजलास ही नहीं हुआ। आज सिचुएशन क्या है? आज इंडिया का उन पे इन्फ्लुएंस नहीं रहा। आज भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ऑल ऑफ देम दे आर मोर इंक्लाइंड, आर टाइड अप विद द चाइना। अभी रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ट्राइपैट्रिएट डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पैक्ट भी हुआ है रिसेंटली, अब कुछ 2-3 हफ्ते पहले उनको फॉरेन सेक्रेटरी ने किया है। और वहां पर उल्टा इंडिया की वल्नरेबिलिटी और गे आउट होगी, वो जिसे चिकन नेक कहते हैं आप, सेवन सिस्टर जो हैं उनकी चिकन नेक बांग्लादेश से हम राइट कर सकते हैं। सो अगर हम चाहें तो बांग्लादेश को इनकॉर्पोरेट करके और चाइना को इनकॉर्पोरेट करके हम उल्टा इंडिया की वो 7 स्टेट जो है उनको काट सकते हैं। तो इंडिया इतना बड़ा गैम्बल नहीं, जुआ नहीं खेलेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोचने की बात है वो ये कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल में भी विक्टोरियस रहा है, जो सीज फायर के बाद अभी रीएडजस्टमेंट तक नहीं हुई। अब ये जो सीज फायर जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एक्चुअली ये 1949 की सीज फायर लाइन है। ये जब सिमला रिकॉर्ड हुआ उसके बाद हमने इसको सीज फायर की बजाय हमने लाइन ऑफ कंट्रोल कहा और हमने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। जब इंडिया अगर इस सीज फायर को फर्दर रेगुलाइज नहीं करता तो इस सीज फायर, इस लाइन ऑफ कंट्रोल को हम वो सीज फायर लाइन 1949 मानेंगे। ये चांस है। और साथ ही इंडिया ने जो 370 आर्टिकल अपना एब्रोगेट किया है अगस्त 2019 को, उसके बाद वो जो इखलाकी जवाज है कि अपना कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी का, वो भी खत्म हो गया है। तो और ये जो है रिस्ट्रिक्शन चाइना से भी उठ चुकी है। अगर फ्यूचर वार होती है, और चाइना बड़ी ओपनली कह चुका है कि चाइना इज फुल्ली बैकिंग पाकिस्तान इंटेग्रिटी एंड क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी। और अगर हम नई जंग होती है और चाइना एक्साइटिन से दबाता है इंडिया को कश्मीर में और हम इधर से पुश करते हैं, इंडिया तो सैंडविच बन जाएगा। इंडिया इज लाइकली टू लूज एंटायर कश्मीर इन दैट वार। व्हाट टू टॉक ऑफ खालिस्तान और समथिंग एल्स। I am talking it may lose even that, so those seven sister as well with the in cooperation with the Bangladesh। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया ये गैम्बल खेलेगा जिसे मैंने पहले कहा है, और अगर ये करता है तो इंडिया मेरे ख्याल में अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा मार खाएगा। डॉक्टर साहब, इन केस अगर ऑपरेशन सिंदूर सेकंड इंडिया शुरू भी करता है तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसका जवाब मजीद डिवास्टेटिंग होगा, स्ट्रेटेजिक होगा, या कोई और स्ट्रेटेजिक वेज अपनाएंगे? मेरी जाती राय में पाकिस्तान, जिसे मैं अभी भी कह चुका हूं, पाकिस्तान ने पहले स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने 7 मई को भी 6 जहाज मारने के बाद बाकी जहाज लाख करके भी छोड़ दिए थे। अब पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने 10 मई को उनको थ्रैश किया अपनी अल-फतेह 1 और अल-फतेह 2 की मदद से। उनके 30 एयर बेसेस को अपने हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद से, उनके जो S-400 है उस मिसाइल सिस्टम को, एंटी मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। अब पाकिस्तान उसके बाद नई एक्विजिशन कर रहा है फ्यूचर के लिए, और आप सुन रहे हैं DF-61, DF-41 इंडिया चाइना से मिसाइल आ रहे हैं, सुन रहे हैं HQ-19 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो 3,000 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज देता है। आप सुन रहे हैं कि हम KG-500 एयर डिफेंस जो अबाक सिस्टम है वो भी आ रहा है। आप ये भी सुन रहे हैं कि शायद हम J-35 का भी एग्रीमेंट हो चुका है, इमरान खान टर्की से भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान तो नई एक्विजिशन की तरफ जा रहा है।
इंडिया अपनी नई पोजीशन करेगा भी तो उसको 10 साल कम से कम लगेंगे, और उस वक्त तक पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका होगा। इस प्रेजेंट सिनेरियो में तो हम पहले उनको बीट कर चुके हैं एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम के साथ। तो अभी शायद हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ना दिखाएं, क्योंकि उसको हमने एक वार्निंग शॉट दे दी है। वार्निंग शॉट के बाद यू गो ऑन द फुल थ्रॉटल। तो पाकिस्तान अगर फुल थ्रॉटल पे जाएगा तो इस वक्त भी मैंने आपको पिछले जवाब में सवाल के जवाब में कहा था कि इंडिया के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों इस वक्त इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लायबिलिटीज है, वल्नरेबिलिटीज है, इंडिया के लिए थ्रेट्स है हर तरफ, जबकि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। और पाकिस्तान के जो विक्टोरियस सिस्टम है वो उसकी स्ट्रेंथ है। सो फिर मेरा जवाब यही है कि इंडिया कभी भी यह गैम्बल नहीं करेगा, और अगर की उसने तो मेरे ख्याल में शायद हमारी दुआएं होंगी जो अल्लाह ताला सुन लेगा कि अल्लाह फिर मौका दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ईरान और इसराइल क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे। अब तो सीज़ फायर हो चुका है। ईरान इसराइल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में एक मतलब खौफ छाया हुआ था, और अब सीज़ फायर के बाद रिलीफ मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में कोई एक्टिव डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया? और अगर साथ में ये भी बताएं डॉक्टर साहब कि इस पूरे क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए किसी नई सियासी या स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का सबब बन सकता है कि मतलब क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है? उसी सवाल के साथ थोड़ा सा लिंक करूंगा। हमारी मई की जो वार थी ना, उसने इंडिया को नेट लूजर के तौर पर पेश किया है। मई से पहले इंडिया साउथ एशिया में नहीं बल्कि इंडियन ओशन की पेरिफेरी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर वेस्ट और अमेरिका की तरफ से देखा जा रहा था। अमेरिका और वेस्ट जो है उसे चाइना के सामने काउंटर वेट प्लेयर के तौर पर ला रहे थे। लेकिन उसकी स्टनिंग डिफीट के बाद इंडिया इतना बड़ा लूजर हुआ कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो और बात है, उसकी अपनी रेलिवेंस भी जो है वो भी इरेलीवेंट हो गई है साउथ एशिया में, क्योंकि वो सार्क में वैसे भी यूजलेस हो गया है। अब हुआ क्या है, उसके बाद जब ईरान इराक की वार हुई है उसमें भी इंडिया एक नेट लूजर मर चुका है। वाई? पाकिस्तान ने, हालांकि इंडिया वाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद ईरान, इससे पहले उसकी चाबहार एयरपोर्ट को वो कर रहा था। हमारे डिस्पाइट हमारे बहुत से रिजर्वेशन थी ईरानी को कि उनके मोसाद हमारे खिलाफ हमारे प्रॉक्सीज को, बलोच प्रॉक्सीज को वो ट्रेन कर रही है, लॉन्च कर रही है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर, ईरान पे असर नहीं हो रहा था इसका। लेकिन इस बार ने इंडिया को टोटली एक्सपोज कर दिया, वल्नरेबल कर दिया है। उसको एक्सपोज किया है कि ही इज नाइदर इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, बल्कि उसने ईरान को बिट्रे किया है, डिप्लोमेटिकली बिट्रे इस तरह किया है कि ना उसने वार खत्म होने तक भी उसने इजराइल को कहीं भी कंडोम नहीं किया ईरान पे अटैक करने पे, कोई स्टेटमेंट उसकी नहीं मुजम्मत की। उसने कहीं कंडोम नहीं किया अमेरिकन अटैक को, बल्कि उसकी मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, जो उसके रा के एजेंट पकड़े गए हैं जो मोसाद के लिए आंखें और कान के तौर पर काम कर रहे थे अगेंस्ट ईरानियन डिप्लॉयमेंट, ईरानियन फोर्सेस, ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पकड़े गए हैं। इससे क्या हुआ, इंडिया ईरान से और दूर हो गया, और हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट था जिसे हम कहते हैं हमारी डेप्थ अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है, पाकिस्तान को जो डेप्थ है मिलती है, वो वापस रिवाइव हो रही है। ईरान हमारा एलाई बनता जा रहा है क्योंकि हमने जो रोल अदा किया वो बड़ा पॉजिटिव था, जबकि इंडियन बिट्रेयल से इंडिया और पुश आउट हो गया है। और मुझे खतरा है कि बड़ी जल्दी शायद ना सिर्फ प्रॉक्सी खत्म हो जाएगी बलोच वाली, बल्कि चाबहार में भी शायद इंडिया नजर ना आए हमें। ईरान शायद उसका वो भी रिवोक कर दे एग्रीमेंट जो है। जहां तक पाकिस्तान के रोल क्या, देखिए पाकिस्तान डे वन में डिस्पाइट मैंने कहा हमारी बहुत सी रिजर्वेशन ईरान के साथ रही हैं, लेकिन जब ईरान पे अटैक किया तो हमने कहा ये एक एग्रेशन है, नेकेड एग्रेशन है इजराइल की, जो ना ही इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ना किसी मॉरल ग्राउंड पे जस्टिफाई हो सकती है। और हमने स्टैंड किया, उसी सेम डे को हमने स्टैंड लिया विद ईरान कि ईरान हैज फुल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। नंबर 1 हमने वहां नहीं किया, हम सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए, वहां पर भी हमने सपोर्ट किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बातें की, टेलीफोन टॉक की, डिफरेंट प्रेस ब्रीफिंग की, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उन्होंने अपने डिक्लेरेशन किए जिसमें फुल सपोर्ट की। हमने एससीओ के प्लेटफार्म पे भी हमने ईरान के हक में करारदाद पास कराई, ईरान
चाइना, पाकिस्तान, रशिया ने, जबकि इंडिया वहां पर बिट्रे कर गया, उसने वहां पर भी अपने आप को एब्सटेन कर लिया। फिर पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, जब वो अमेरिका जाता है, अमेरिका में उस वक्त ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या थी। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि ट्रंप ऐलान कर रहा था उससे एक दिन पहले कि वी आर डिसाइडिंग टू जॉइन ए वार अगेंस्ट ईरान। और वो इसको इतनी अर्जेंसी की सिचुएशन में देख रहा था कि वो जी समिट की मीटिंग को दरमियान में छोड़ के आ गया कि आई हैव डिसाइड, वार रूम में आ गया। उसके कुछ 7-8 घंटे बाद हमारे फील्ड मार्शल की मीटिंग होती है, और हमारा फील्ड मार्शल मीटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है, जब सवाल किया जाता है कि आप व्हाइट हाउस जा रहे हैं और अपने किस विजन और सोच के साथ जा रहे हैं विद रिगार्ड टू ईरान इजराइल वार। उसने कहा क्या सोच, हमारा तो क्लियर स्टांस है कि ईरान जो है एक डिफेंस में राइट रखता है अपना, जबकि इजराइल जो है वो जा रहे हैं, और पाकिस्तान पूरी सॉलिडरिटी के साथ, पूरे सपोर्ट के साथ इजराइल को डिफेंड कर रहा है डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली। इस सिनेरियो में जाकर फील्ड मार्शल मिलता है, और उसकी मीटिंग के बाद ट्रंप कहता है कि डिस्पाइट आई लव पाकिस्तान, आई एम ऑनर्ड टू मीट फील्ड मार्शल एंड सो ऑन। ये सारी चीजों के अलावा जो वो ईरान के बारे में बात कहता है, वो कहता है कि पाकिस्तान नोज मच बेटर देन अस टू ईरान, दो पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी। पाकिस्तान खुश नहीं था ईरान के ऊपर हमले से, क्लियर उसने कह दिया। इट मीन फील्ड मार्शल ने कन्वे किया कि आप जो ईरान पे हमला कर रहे हैं, इससे फर्दर खित्ते में इंस्टेबिलिटी होगी। वो इंस्टेबिलिटी ना ही खित्ते के लिए सूट करती है, ना आपके लिए सूट करती है, और ना ही पाकिस्तान के लिए, बल्कि ये फ्यूचर में टेररिज्म को, सिमेट्रिक वारफेयर को और इम्पिटस देगी। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर और जो है वो थ्रेटन होगा। तो ये जो चीजें थी, ये उनको कन्विंस करने में कामयाब हुआ फील्ड मार्शल, जिसके रिजल्ट में विद इन 24 और 48 आवर देखो सीज फायर पे पहुंच गए हम। तो इस पे पाकिस्तान का रोल जो है वो बड़ा क्लियर है, डे 1 से लेकर टिल एंड। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इनसाइट्स देने के लिए, थॉटफुल कम्युनिकेशन के लिए। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। आज के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।